नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं अशोक श्रीवास्तव। एक हफ्ते पहले तक कुछ लोगों को शिकायत थी कि 24 का लोकसभा चुनाव जो है ठंडा ठंडा सा जा रहा है। लोग कह रहे थे मामला गर्मा नहीं रहा और उतनी जो है हलचल नहीं दिख रही। हालांकि एक तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां, रोड शो की। लेकिन अगर अलायंस की बात करें, विपक्षी गठबंधन की बात करें, तो वहां पर उतनी तेजी नहीं दिख रही थी। लेकिन अब बीते 2-3 दिन से चुनाव में अचानक से गर्मी आ गई है और ये माहौल जो है एकदम गर्माया हुआ है। दोनों तरफ से जोरदार वार प्रतिवार हो रहे हैं और ये तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में से चुन चुनकर बिंदु निकाले और उन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था, साफ साफ कहा था कि कांग्रेस की योजना जो है साजिश है। ये कांग्रेस संपत्ति का बंटवारा करना चाहती है और वो पहले संपत्ति का आकलन करेगी, सर्वेक्षण कराएगी और उसके बाद उस संपत्ति को बांट देगी। महिलाओं के मंगलसूत्र तक पे निगाह है। अगर आपके 2 घर हैं तो उसमें से एक घर जो है वो छीना जा सकता है। तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री ने कही थी। कांग्रेस इसके बचाव में आई। कांग्रेस ने इसके बचाव में कहा कि उसके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनको अपना घोषणा पत्र बताना चाहते हैं। लेकिन घोषणा पत्र को दरअसल प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि देश की जनता को बताने समझाने की जरूरत है। इसको लेकर विवाद चल रहा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार बड़ा प्रहार किया है और इस बार प्रहार किया है आरक्षण को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो आरक्षण है वो मोदी की गारंटी है, आरक्षण को खत्म नहीं होगा, आरक्षण हटाया नहीं जाएगा। जबकि कांग्रेस वो ओबीसी और पिछड़ों के आरक्षण में से एक हिस्सा वो काट करके मुसलमानों को देना चाहती है और इसको लेकर अब कांग्रेस तमतमाई हुई है। कांग्रेस पलटवार कर रही है, कह रही है कि ये जो है बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि दरअसल बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को अपनी हार दिख रही है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी दरअसल चुनाव को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी के पास अपने 10 साल के काम गिनाने के दरअसल उसके पास मुद्दे नहीं हैं। यह मामला गरमाया हुआ। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 24 का रण, आरक्षण, तुष्टीकरण। क्योंकि एक तरफ आरक्षण में धर्म के आधारित आरक्षण को लेकर बीजेपी कड़ा वार कर रही है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण को लेकर भी कांग्रेस को घेर रही है और इन मुद्दों पर जो गठबंधन है वो फिलहाल डिफेंसिव मुद्रा में दिख रहा है। हालांकि वो अपना बचाव तो कर रहे हैं, प्रहार भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुत हद तक घेरने में कामयाब हो गई है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी गठबंधन की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर अब तक साफ साफ जो है सफाई नहीं दी गई है कि दरअसल इन मुद्दों को लेकर के जो गठबंधन है उसकी रणनीति क्या है, नीति क्या है। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी बीजेपी किस तरह से वार कर रही है कांग्रेस के ऊपर और विपक्षी गठबंधन पर। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा
ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कई कमीशन बनाए थे। उन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अपनी संस्तुति दी थी कि 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें 6% मुस्लिम्स का होना चाहिए और 2% माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होना चाहिए। यह कमीशन हम लोगों ने नहीं बनाया था। और बात बहुत आगे तक बढ़ गई कि शेड्यूल कास्ट का यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो शेड्यूल कास्ट के धर्म परिवर्तन के बावजूद उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी का और एसटी का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का इन लोगों ने रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर बराबर बांटकर इन लोगों ने सरकार बनाई है। कांग्रेस आरक्षण चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है हम माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खामी की वजह से ये बाइट मैं पूरी आपको नहीं सुना पाया और इसमें कुछ तकनीकी खामी थी। लेकिन मैंने आपको सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे और उसके बाद राजनाथ सिंह और साथ साथ अमित शाह सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से आरक्षण को काट सके और मोदी की गारंटी है आरक्षण को जो है उसमें कोई भी इस तरह का धर्म के आधार पर जो है कोई बंटवारा नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, इसके जवाब में कांग्रेस जो है वो अभी तक फिलहाल जो है डिफेंसिव दिख रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता ये तो जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो सवाल बीजेपी उठा रही है उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस अपनी सिचुएशन क्लियर नहीं कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पूछा, भाई बताओ आपकी मंशा क्या है, आप आरक्षण में 50% आरक्षण की समय जो सीमा है उसको आप हटाने की बात करते हो, तो आपकी मंशा क्या है? लेकिन उसके आगे कांग्रेस खामोश दिखती है। ये जो संपत्ति के बंटवारे की भी बात हुई ना, इसको लेकर आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया और उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का वीडियो पूरा देखिए, बीजेपी इस वीडियो को काट छांट कर दिखा रही है। ये सुप्रिया श्रीनेत ने जो है अपना वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया, लेकिन दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के दावे में कितना दम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जरा पहले दिखाता हूं सुप्रिया श्रीनेत ने जो पूरा वीडियो जो चलाया उस वीडियो को जरा देख लीजिए। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। तो ये ट्वीट, ये जो है ये वीडियो सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया था, लेकिन आपने अगर गौर किया होगा तो सुप्रिया श्रीनेत के इस वीडियो में भी सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि बीजेपी ने वीडियो काट के डाला, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के इस वीडियो में भी राहुल गांधी की आवाज कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने खुद जो वीडियो डाला राहुल गांधी का, उसमें आखिर राहुल गांधी की आवाज क्यों दबा दी गई? मैं आपको अभी दोनों वीडियो दिखा देता हूं, जो ओरिजिनल वीडियो है और जो सुप्रिया श्रीनेत ने डाला। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि जहां पर राहुल गांधी पूरी बात कर रहे हैं वो दरअसल यही कह रहे हैं कि संपत्ति का जो है सर्वेक्षण करवाने के बाद उसको बांट दिया जाएगा, और उससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना होगा। तो जरा देख लीजिए कि दरअसल क्या गड़बड़ झाला, आपको समझ आए तो उसको समझने की कोशिश कीजिए।
हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे అదేవిధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे. అదేవిధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी, वो दूध का दूध पानी का पानी हमने दो टूक में कर दिया. सुप्रिया शिनेत की जो ट्वीट में राहुल गांधी का जो वीडियो था उसमें एक हिस्सा जो है वो आवाज है ही नहीं, और वहीं पर राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे हैं कि जो धन है हम पता लगाएंगे और जो धन है वो फिर अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाएगा. और इसी को लेकर तो बीजेपी सवाल कर रही है कि भैया आप जो पैसे का वितरण करेंगे, धन का वितरण करेंगे, उसका आधार क्या है और किसके बीच होगा, वो आप खुलकर बताइए. और ठीक यही बात जो है आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी घेर रही है कि आखिर आप बताइए जो आप आरक्षण की जो सीमा है 50% उसको आप हटाने की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी मंशा क्या है. ये सवाल बीजेपी पूछ रही है और इसके जवाब अभी तक नहीं मिले. कोशिश करेंगे आज की डिबेट में इन चर्चाओं का भी, इन सवालों का जवाब मिले. मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूदा, ये परिचय करवा दूं. मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जो हैं वो जुड़ चुके हैं. फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं, चौथे मेहमान भी जल्दी जुड़ेंगे. मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं. मेरे साथ मोहम्मद आजम जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं. और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं. बहुत जल्दी मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारुप्रज्ञा जुड़ेंगी. लेकिन शुरुआत में सैयद जवाद आपसे करता हूँ. सैयद जवाद, सवाल यह है कि जो पूरा गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का एक पूरा का पूरा स्टैंड रहा है मुस्लिम आरक्षण को लेकर कि मुसलमानों को आरक्षण देना. एक बार नहीं, कई बार रहा है. तो सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि अब जब आप कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर आप 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे, तो उसके बाद आप साफ कर दीजिए कि भाई आपका पहले भी स्टैंड रहा है, अब भी आप खुलकर कह दीजिए मुसलमानों को आरक्षण देना है तो कहिए. अब जो है इस पर जो है कांग्रेस कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे रही, और इस मुद्दे पर जब सवाल उठा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई. और हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है, जनाजे पे मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा चुनाव के अंदर मोहब्बत से डर लग गया है, इंडिया की मोहब्बत से डर लग गया है, तो इस तरीके की झूठ बयानबाजी, नफरती बयानबाजी कर रहे हैं. और ये डर अच्छा है. मोहब्बत से वो है ना एक थप्पड़ से डर नहीं लगता, मोहब्बत से डर लगता है. तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को इंडिया की मोहब्बत से डर लगने लगी है. अब आ जाते हैं बात आरक्षण के ऊपर. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही तो आरक्षण का विरोध सब जानते हैं किसने करा, और आरक्षण को लेकर के सीपी जोशी साहब ने 2017 के अंदर भी कहा था कि आरक्षण जो है वो ख़त्म होना चाहिए. मोहन भागवत साहब भी कह चुके थे बिहार चुनाव से 2015 के अंदर कि उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए. तीसरी सबसे बड़ी बात कह देता हूं, कुछ इनके नेता हैं आनंद हेगड़े, वो कहते हैं हमको 2024 में 2/3 बहुमत 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल दें. फिर एक इनके सांसद और कहते हैं उन्नाव से कि देश के अंदर तीसरी बार अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भाजपा की सरकार आएगी तो इलेक्शन ही नहीं होंगे. तो ये तमाम तरीके के ये जो आप स्टेटमेंट हैं इनके ऊपर भी कभी गौर करिए. कभी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके की जो बयानबाजी करी है इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक क्या एक्शन लिया. मैं अब एक चीज में थोड़ा सीपी जोशी साहब का बयान 2017 में बता दीजिए. ओके, आपने 2016-17 के बयान की बात करी, आपने मोहन भागवत के बयान की बात की जिसमें समीक्षा की बात करा. ये दोनों पुराने बयान हैं, ठीक है ना? ठीक है, मतलब आप 2016-17, अरे सुनिए तो सही, 2016 नेहरू जी के इतने पुराने बयान लेकर के आ रहे हैं. मेरी बात तो सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, कांग्रेस के पुराने बयान लेकर के आ रहे हैं, वो उनके छोड़ दें, आज इनके ना पकड़े. जवाब पुरानी बात तो पूरी बात तो होनी चाहिए. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये नहीं, इनको पकड़िए, आपने पकड़ा. लेकिन क्या है ना कि आज पीएम मोदी का बयान है, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है संविधान को, ये आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता. तो जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे थे? मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए ना, मेरे सवाल में जी. तो एक तरफ 2016 का बयान था जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्लैरिफाई कर दिया कि आरक्षण तो नहीं हटेगा. ठीक है, अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आ जाते हैं.
क्योंकि यही सवाल उठाया ना पीएम मोदी ने, जिसको आप झूठ कह रहे हैं। उन्होंने झूठ क्या बोला? वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो हैं मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। तो स्पष्ट कर दीजिए ना, नहीं देना चाहते, देना चाहते हैं। मोदी ने तो स्पष्ट कर दिया आज कि भाई आरक्षण को नहीं हटा सकते और हम धर्म आधारित आरक्षण नहीं देंगे। यह बीजेपी की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। मैं पूछ रहा हूं अलायंस की पॉलिसी क्या है? मुसलमानों को आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, उस पर स्पष्ट कर दें। देखिए क्या है, अब आपने जब इतना लंबा सवाल करा तो माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और उनके बयान नफरत से भी भरे हुए हैं, और एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी सच बयानबाजी नहीं। कर अब रहे आप हैं। फिर और सही जवाब सुनिए, सही जवाब सुनिए, अब कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैंने माननीय प्रधान, अच्छा बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? नहीं, एक मिनट, मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? सुनिए, पता है हो क्या रहा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं जवाब दे दूं थोड़ा 10 सेकंड जवाब। एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। मेरे दर्शक जानते होंगे, जो मेरे दर्शक जो नियमित शो देखते हैं, कल आपकी कुर्सी पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता बैठे थे। उनसे मैंने पूरी डिबेट के अंदर 6 बार उनसे सीधा सवाल पूछा कि संपत्ति का बंटवारे का फॉर्मूला। वो बार बार कहानी सुना रहे थे कि एक चिड़िया थी, एक पक्षी था, एक ऐसा था। वो बार बार कहानियां सुना रहे थे। मैंने अपने दर्शकों से साफ कहा कि देखिए, मैं 6ठी बार 7वीं बार कोशिश कर रहा हूं, और अगर जवाब नहीं आ रहा तो इसका जो है ये दर्शक खुद अंदाजा लगा सकते हैं जवाब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस इस पर कंफ्यूज दिख रही है। मैं आपसे वो चीज रिपीट कर रहा हूं। आज मैं दूसरी बार, फिलहाल तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं। ये आज मेरा तीसरा अटेम्प्ट है आपसे पूछने का सीधा सवाल कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस की पॉलिसी रही है, जिसको कांग्रेस कहती रही है, अभी उस पर आप लोग स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे हैं? जब आपके घोषणा पत्र में है कि ये जो आरक्षण है 50% इसका कैप हटाया जाएगा, तो इसका मायने क्या है? क्या इसमें मुस्लिम को आरक्षण देने का है कि नहीं है? देखिए, जितने भी दबे कुचले कमजोर तबके के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आरक्षण की बेस बुनियाद ही यही है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, आपने भी तो करा ना, जो आर्थिक तौर से कमजोर लोग हैं उनको 10% दिया ना आपने। तो जो दबे कुचले कमजोर आदिवासी समाज के लोग हैं उनको आगे लाने में दिक्कत क्या है? और रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। मैं तो इस चीज को बोलता हूं, जो भी हमारे यहाँ कमजोर हैं, आपने महिलाओं को आरक्षण की बात करी, आपने हालांकि ओबीसी लोगों को उठा दिया। आरक्षण का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन देना। अगर रिप्रेजेंटेशन है आप देखिए, सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है ना आपके पास, आपने 10 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल करके रखी ना। वेरी गुड। मैं चाहता हूं आप इस चीज पे व्यापक, अच्छा सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट सुनिए। वो उन्होंने मुसलमानों के अंदर पसमंदा का कार्ड क्यों खेला, आपको पता है? नहीं, एक मिनट में आ जाऊंगा। सुनिए, मैं आ जाऊंगा इस पर, पसमंदा में आ जाऊंगा। लेकिन आपने स्पष्टता से स्वीकार किया कि मुसलमानों को आरक्षण देने की। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कमजोरों को। मतलब मुसलमान कमजोर हैं कि नहीं है? यहाँ के दलित भी कमजोर हैं, नहीं, यहाँ के मुसलमान भी कमजोर हैं। धर्म आधारित आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए क्या है, आरक्षण इस देश की एक सच्चाई है। नहीं, धर्म आधारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, आप ये बताइए, आपने जो 10% आरक्षण बनाया है वो किस आधार पर बनाया? नहीं, मैं तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ धर्म आधारित आरक्षण होना चाहिए। भाई उन्होंने जो बनाया वो पब्लिक डोमेन में। सुनिए, सरकार ने, नहीं, सही जवाब सुनिए, सही जवाब, सरकार ने जो किया पब्लिक डोमेन में, तो खुलकर कहती है कि 10% गरीबों को देना चाहिए। मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो लोग सेक रहे हैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। इस चीज का समर्थन करता हूं जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो वीक हैं, उनको आगे लेकर के आना चाहिए। ओके, सही है जवाब, ठीक है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि भाई इस पर जो विपक्षी गठबंधन है, सवाल उनसे सीधा प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, चुनावी सभाओं में मंच पे खड़े होकर पूछ रहे हैं कि भाई आपकी मंशा क्या, बताइए। आप आरक्षण देना चाहते हैं मुसलमानों को, नहीं देना चाहते? क्योंकि बीजेपी ट्रैक रिकॉर्ड देखकर यह आरोप लगा रही है कि भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है सारा ये बताता है कि आप जो ओबीसी पिछड़ों का आरक्षण है, उस आरक्षण में से काट करके एक हिस्सा आप धर्म आधारित आरक्षण देना चाहते हैं, बीजेपी कह रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है, जब आपके घोषणा पत्र में है कि भाई एक मिनट आप रुक जाइए, सही जवाब प्लीज, सही जवाब प्लीज, सही जवाब प्लीज रुकिए, सही जवाब प्लीज रुकिए, सही जवाब प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। क्लैरिफिकेशन, पीएम मोदी से बड़ा जो है नेता, पीएम मोदी तो झूठ भी बोलते हैं, वो छोड़ दीजिए। अब वो सुनिए, अब आप, मुझे मालूम है अब ये मुश्किल सवाल है, इसलिए आप जो है इस तरह से, नहीं, सही जवाब मुझे, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप अब हो सकता है आप थोड़ी देर में किससे कहानियां भी सुनाएं, लेकिन मैं बड़ी सीधी सपाट बात कर रहा हूं कि, और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। देखिए, मैं अभी समाजवादी पार्टी के पास भी जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा। मेरा सीधा सवाल फिर वही है कि भाई अगर आपकी पॉलिसी है,
आप कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, तो भैया आप खुलकर कहिए ना। फिर आप कहेंगे नहीं हम तो सब पिछड़ों के लिए हैं, हम तो इसके लिए, अरे खुलकर कहिए, और अगर नहीं है तो बोलिए स्पष्ट के। सही जवाब प्लीज, सही जवाब प्लीज, सही जवाब प्लीज बीच में नहीं, सही जवाब प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे आप, सही जवाब प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। ये 1 to 1 नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं है अभी। नहीं, सही जवाब आपका इंटरव्यू नहीं है अभी। 3 लोग और हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मैंने आपको बहुत समय दिया, शुक्रिया बहुत। लेकिन मैं बहुत समय देने के बाद मैं फिर यही कह रहा हूं कि मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए। लेकिन मैं पहले राकेश त्रिपाठी जी के पास आता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये जो पूरा मामला है, क्या ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है? क्योंकि जब इस पे हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, तो फिर ये भी बात हो रही है कि भाई आप ये सवाल उठाकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रहे हैं, आप ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं वोट लेने के लिए। देखिए अशोक जी, ये सवाल क्यों उठा है, महत्वपूर्ण है इसकी पृष्ठभूमि को समझना। कांग्रेस पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद को नहीं पनपने देने की बात कही है, और ये 1936 में जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है उससे मिलती जुलती भाषा का जब प्रयोग किया है, और जब इसमें माओवादी सोच दिखाई पड़ी है, जब राहुल गांधी भाषण देते हैं और राहुल गांधी भाषण देते हुए ये कहते हैं कि हम वेल्थ सर्वे कराएंगे और एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे कराने के बाद हम मुस्लिम लोगों को उनका वाजिब हक देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के दिए भाषण और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, ये दोनों ही बातें मिला जुला करके, और उनके पीछे पृष्ठभूमि में दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान 2006 का, जिसमें वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का है। इन सारी बातों को एक जब सीक्वेंस में देखते हैं तो कांग्रेस की मंशा स्पष्ट हो जाती है, और कांग्रेस की केवल मंशा नहीं है, कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस कैसे पर्सनल लॉस के लिए एकजुट होकर के, अडिग होकर के खड़ी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद साहबानों केस में वो इसको संसद से पारित करके, कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम करते हैं। तो कांग्रेस की मंशा कोई ढकी छुपी नहीं है, कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो देश में मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा चलाना चाहती है, वो एक समुदाय को वोट बैंक बनाना कर रखना चाहती है, और उसके आधार पर उनसे हमेशा वोट के लिए गोलबंद होने की अपील करती रहती है। और यही काम कांग्रेस के तमाम जो समर्थक दल है, जो भी उनके साथ सहयोगी दल है, ये सब भी मिलकर के कर रहे हैं। और ये बात अगर प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन एक मिनट, लेकिन राकेश जी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरा सीधा सवाल ये है कि सवाल यह है कि वो कह रहे हैं ना कि भाई जो लोग पीछे रह गए, जो लोग समाज में पीछे छूट गए, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, और उसमें मुसलमान भी हैं, तो अगर उसमें मुस्लिम भी है, उनको आरक्षण की भी बात अगर कांग्रेस करती है या समाजवादी पार्टी करती है, तो उसमें क्या गलत है? देखिए, आरक्षण के जो मौजूदा प्रावधान है, आज आरक्षण के मौजूदा प्रावधान के लिए संविधान सभा की उस बहस को देखना होगा। संविधान सभा की जिस बहस में दलित अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात हुई है, और उस समय भी मजहबी आधार पर आरक्षण हो सकता है क्या, इस बात को लेकर के बहस हुई थी, और संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया था कि मजहब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखें, दोनों ही इस बात के पक्षधर हैं कि मजहब के आधार पर आरक्षण समाज को विखंडित करने वाला है, देश को और तोड़ने वाला है, यह समाज को जोड़ने वाला नहीं है। अनुसूचित जाति के साथ चूंकि ऐतिहासिक तौर पर अस्पृश्यता रही है, उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार रहा है, इसलिए उनको आरक्षण की बैसाखी की आवश्यकता है। और इस बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया गया, और इसी पिछड़े वर्ग के कोटे में मुसलमानों की कुछ जातियों को भी आरक्षण मिला है। जो वास्तविकता में दलित वंचित पिछड़े हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था मौजूदा प्रावधानों के तहत है। जानबूझ करके मजहब के आधार पर आरक्षण की बात करना, ये देश को तोड़ने जैसा है, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने जैसा है। ठीक है, आप सवाल, हाँ जी बोलिए, आपका सवाल है कि आपकी राय है। एक मिनट, कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग की से जो है वो निकल करके आता। भाई साहब, 2012 में यही भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के मेयर में आपने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करा था, तब आपको याद नहीं आया वो तुष्टीकरण? आपको नहीं पता होगा, 2012 के अंदर लखनऊ वो नागपुर के मेयर के इलेक्शन में करा था, आप पूछ लीजिएगा जा करके। फिर ना झूठ नहीं बोलता हूं। और बता दूं आपके, सुन लीजिए, अब राकेश जी बहुत बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और सुन लीजिए, अब सुनिए एक मिनट, ओके सही है जवाब, सुनिए एक मिनट, सही है जवाब, सुनिए एक मिनट, सही जवाब, रुकिए विषय से सुनिए एक मिनट, ओके हो गया, सही जवाब, ओके हो गया, आवाज, सही जवाब हो गया,
सैयद जवाद हो गया, सैयद जवाद हो गया, सैयद जवाद हो गया, सैयद जवाद अब सैयद जवाद हो गया। अब मैं सवालों पर आ जाऊं। आपने अपनी वो भड़ास निकाल ली, ठीक है। नहीं सर, एक मिनट टोक दिया, मतलब आप, अरे अभी तो आप ही क्यों बोल रहे हो, किसी को और बोलना ही नहीं दिया। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सैयद जवाद, एक मिनट, सैयद जवाद प्लीज, अब हो गया, प्लीज मैं आ रहा हूं, रुकिए, मैं आ रहा हूं। मैं पहले जो है मैं आजम जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं अवधेश जी आपके पास आऊंगा। आजम जी, मेरा भी आपसे फिर वही सवाल है, मैं फिर वही कह रहा हूं। देखिए, जो मुद्दा है फिलहाल आरक्षण को लेकर जो है उठा है, डिबेट आरक्षण को लेकर सेंसिटिव इशू है, और आरक्षण को लेकर अगर पीएम जो है सवाल उठा रहे हैं, सवाल का जवाब मांग रहे हैं, तो फिर वो मुझे लगता है इंडी गठबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो आप जो कोटा है, उस कोटे में से आप मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं कि नहीं है। आप लोगों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ना। अशोक जी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस ने कभी नहीं कहा है कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण देने जा रही है, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता है। और जो कोटे की बात की जाती है, तो हमेशा ये कहा गया है कि ओबीसी कोटे को पिछड़े और अति पिछड़े में बांटा जाएगा, न कि मुस्लिम और हिंदू में बांटा जाएगा। जब भी जहां भी मुद्दा उठाया गया, जब भी कैप 27% के कैप को 2 वर्गों में जब बांटने की बात की गई है, तो हम लोगों ने ये हमेशा कहा है कि जो एक अति पिछड़ा है और एक पिछड़ा है, उसके बीच की कैपिंग करने की बात कही गई है। तो ये दरअसल हुआ क्या है कि 102 सीटों के चुनाव पे भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा चला नहीं, उसे समझ में आ गई अगर सांप्रदायिक एजेंडा चलेगा नहीं तो जो बहुमत है वो मिलना मुश्किल है, इसलिए वो अपने सांप्रदायिक एजेंडे पे वापस आ गए। हम लोग अभी भी अपने वही बेरोजगारी, महंगाई, किसान और भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों पे इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। आजम जी, और चुनाव लड़ेगी। मोहम्मद आजम जी, सांप्रदायिक पिच पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद आजम जी, मुझे खुशी हुई कि आपने स्पष्ट कहा कि धार्मिक आधार पर आप जो है आरक्षण के पक्ष में नहीं, आपने स्थिति स्पष्ट की। तो क्या मैं ये मानूं समाजवादी पार्टी अपने पिछले स्टैंड से हट गई है? अब आप स्पष्ट रूप से क्योंकि समाजवादी, सुनिए मेरी बात, मेरा पूरा सवाल हो जाए, मेरा सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक बार नहीं कई बार ये कह चुकी हैं कि ओबीसी और जो पिछड़ा आरक्षण है उसमें से हिस्सा लेकर के मुसलमानों को दिया जाएगा। ये आप लोगों की ऑफिशियल लाइन रही है। आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं याद दिलवा सकता हूं कब कब आपने क्या क्या कहा। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या अब आप लोग उस, नहीं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, क्या अब आप लोग उस पोजीशन से पीछे हट गए हैं? अशोक जी, वर्तमान जो हमारा वो मांग पत्र है उसमें हमने कहीं नहीं कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण को किसी मुस्लिम समाज को देने जा रहे हैं, बल्कि हमने मैं समझ गया सर, ओबीसी, मैं समझ गया। तो मैं ये मानूं, तो मैं ये मानूं कि अखिलेश जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, जो गलती उन्होंने 2017 में की थी। अच्छा ठीक है, ओके, जरा मेरी टीम से मैं 1 मिनट रुकिए, मेरी टीम से अनुरोध करूंगा, जरा 2017 अखिलेश यादव का बयान सुनवाया जाए और उसके बाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मैं आपको ये बता दूं 2000 सर, एक मिनट आजम जी, एक मिनट देखिए, आजम जी 1 मिनट रुकिए, देखिए हर चीज का एक बैकग्राउंड है, इस बात को समझिए। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आजम जी 1 मिनट रुकिए, आजम जी 1 मिनट रुकिए। मैं सब अभी दूध का दूध, राहुल जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहा हूं। अभी आपने कहा, मैं हर चीज का एक बैकग्राउंड है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि ओबीसी और पिछड़ों के आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए आज बीजेपी इस मुद्दे पर अटैकिंग है और इसलिए आज इस मुद्दे पर खामोश है। मैं आपको यह बता दूं 2017 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह बाकायदा समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम संविधान संशोधन करेंगे और 13.5% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। ये और किसी ने नहीं, ये अखिलेश यादव जी के वर्ड थे कि संविधान संशोधन करके 13.5% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। जरा अखिलेश यादव की बाइट भी जरा चला दीजिए, अगर मेरे मुंह से आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको ये सुनवा देता हूं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था। सुनिए जरा। हमारी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो वो आरक्षण आबादी के हिसाब से दे। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी पक्ष में है। अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि
मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। तो मैंने आपको दो बयान सुनवाया, एक अखिलेश यादव का था 2017 का, उन्होंने कहा केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। 2017 नहीं, माफ कीजिएगा, 2012 का था। उसके बाद 2017 में उन्होंने फिर यह कहा था कि मुस्लिम आरक्षण को 13.5% दिया जाएगा। और यह बार बार अखिलेश यादव ने कहा था, समाजवादी पार्टी की यह पूरी लाइन है, यह कहा था। और दूसरा बयान जो है रेवंत रेड्डी का, उन्होंने कहा जो मुसलमानों को हम आरक्षण दे रहे हैं उसको बीजेपी हटाने की बात करती है, हम उसको हटाने नहीं देंगे, मुसलमानों को आरक्षण जारी रहेगा। अब मेरे हाथ में दो खबरें, ऐसी बड़ी सारी खबरें मैं पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपको इस पर समाजवादी पार्टी का मैंने स्टैंड अखिलेश यादव जी के शब्दों में सुनाया। अब मैं आपको कांग्रेस का स्टैंड, सर एक मिनट रुकिए, अब मैं आपको कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर देता हूं। मेरे हाथ में दो खबरें हैं और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय की खबरें हैं। और ये कानून मंत्री, कांग्रेस के शासन में सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे और मैं उनकी खबर सुना रहा हूं। सलमान खुर्शीद, जब उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने बाकायदा ये कहा, ओबीसी कोटे में, सुनिए, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कानून मंत्री, उन्होंने कहा ओबीसी कोटे में हो मुस्लिम कोटे का आरक्षण। सलमान खुर्शीद, ओबीसी कोटे में हो मुस्लिम कोटे का आरक्षण। और एक खबर जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। इसमें सलमान खुर्शीद ने कहा सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुसलमानों को ओबीसी के लिए निर्धारित कोटे में से ही आरक्षण दिया जाएगा। खुर्शीद ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा सरकार शैक्षिक नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटे में पिछड़े मुसलमानों के लिए कोटा तय करने पर विचार कर रही है और यह निर्णय जल्द लिया जाएगा। और जल्द यह निर्णय मंत्रिमंडल, कौन सा मंत्रिमंडल? मनमोहन सिंह का मंत्रिमंडल, वो कह रहे हैं जल्दी इस संबंध में निर्णय लेकर मंत्रिमंडल के सामने लाया जाएगा। और यह मुद्दा, यानी मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा ओबीसी में से काट करके, ये खुर्शीद कह रहे हैं यह मुद्दा पिछले 2 वर्ष से सरकार के एजेंडे में था, इस पर निर्णय लंबित था, इसलिए इस पर निर्णय जल्दी होना चाहिए। एक खबर यह है। अब सुनिए उसके बाद क्या हुआ। इन चुनाव में सलमान खुर्शीद की शिकायत हुई चुनाव आयोग में और यह कहा गया कि धर्म के आधार पर वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद सलमान खुर्शीद का बचाव करने चुनाव आयोग में कौन गया? अभिषेक मनु सिंघवी गए कांग्रेस की तरफ से। और अभिषेक मनु सिंघवी का बयान मेरे हाथ में है जो उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि शुक्रवार को खुद खुर्शीद के आयोग में जाने की संभावना थी, लेकिन पहुंचे सिंघवी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद सिंघवी ने बाहर पत्रकारों को बताया, ध्यान से सुनिएगा, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे चुनाव आयोग में। सिंघवी ने बाहर पत्रकारों को बताया कि अल्पसंख्यक आरक्षण 2002, 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। खुर्शीद ने फर्रुखाबाद में जो कहा वो सरकार का नीतिगत फैसला नहीं बल्कि कांग्रेस की मंशा है, ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए। अवधेश जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कुछ बचा है? बयानात पुराने और स्टैंड। सर रुकिए, अब रुकिए, अब मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव कह दे कि हमारा स्टैंड, हम पीछे हट गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। अखिलेश यादव कह दे एक बार खुलकर, कांग्रेस एक बार खुलकर कह दे कि हम अपने स्टैंड से पीछे हट गए, मुद्दा खत्म हो जाएगा, बीजेपी हमलावर नहीं हो पाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि आप लोग ना डबल ढोल की खेल रहे हैं, इधर हिंदुओं को बरगला रहे हैं, उधर मुसलमानों को बरगला रहे हैं। तो बरगलाइए बस, सीधा सीधा खेलिए। अब रुकिए, अवधेश जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। अब रुक जाइए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, शोर नहीं मचाइए। अब मैंने दूध का दूध पानी कर दिया, अवधेश जी का बयान आ जाए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। आपके पास कुछ तर्क होगा, तथ्य होगा, जरूर आता हूं जी। अशोक जी, मैं मूल बात पर आने के पहले आज के आरक्षण का भारत का सच क्या है उसको कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। इस समय आप जानते हैं कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से 4% मुसलमानों को दिया और वो लंबे समय तक चलता रहा है। आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दिया, जिसके खिलाफ कोर्ट चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अलग से नहीं दिया है, 50% नहीं करेंगे, जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें से दिया है। जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को यूपीए सरकार के डाले गए थे वेबसाइट पर,
6 दिसंबर 5 दिसंबर 2009 को जो मनमोहन सिंह जी का बयान है उसी की पृष्ठभूमि में था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के विकास, मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके, देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए, वो उसके पृष्ठभूमि में आया था। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो बनाई थी सोनिया गांधी के सलाहकार परिषद के सलाह पर, उसने उसी में कहा था कि 27% आरक्षण में से 6% मुसलमानों को, 2% और को दिया जाए, और साथ ही साथ जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको भी आरक्षण मिल रहना चाहिए, वो चाहे शेड्यूल कास्ट मुसलमान बने, ईसाईयत बने। आज भी मैं कह रहा हूं कि शेड्यूल ट्राइब्स अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको, अगर मुसलमान है, ईसाई है, तो उसको अल्पसंख्यक के साथ साथ वो आरक्षण कांग्रेस द्वारा दिया गया लागू है और उसको आरक्षण मिलता है। उसके विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच अभी देश में लंबा आंदोलन कर रही है, 150 के आसपास उनकी रैलियां हो चुकी है, आदिवासी सड़कों पर है, 15 से 20 लाख आदिवासी उतरे हैं। अब इसको आगे देखिए, इस समय की क्या है परिस्थिति। जो एक घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसकी कुछ पंक्तियों को आप देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और कांग्रेस की नीति देखिए क्या रही है। कांग्रेस की नीति, जब 2014 का चुनाव था, आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक निर्णय किया है और वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी, 123 ही हमने 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये वक्फ की संपत्ति है, आपको दे दिया जाए एक दिन पहले। और 27 फरवरी को वो वक्फ बोर्ड लिखता है कि हमारी प्रॉपर्टी। आप सोचिए ना, 3-8 दिनों में। तो कांग्रेस की जो ये पूरी पॉलिसी है शुरू से अभी तक के, वो स्पष्ट बता रही है। तो अवधेश जी, सवाल ये है कि बीजेपी क्या कांग्रेस और समाजवादी उनकी मंशा पे खेल रही है? नहीं, मंशा पर नहीं खेल रही है। देखिए, देश में चिंता, जब आप प्रॉपर्टी, दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी आप देने के लिए तैयार है वोट के लिए, जिसको बाद में मोदी सरकार ने और यहाँ क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट ने उसको खत्म किया है, तो फिर आपके मैनिफेस्टो का क्या अर्थ है? देखिए, मैं मुसलमानों को जानबूझ करके अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग में शामिल कर रहे हैं साथ में। देखिए, मुसलमान जो है देश में प्रिविलेज्ड क्लास रहा है, 600-700 सालों तक देश में शासन किया है। जानबूझ के क्लबिंग है कि हम तो पिछड़े और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का दे रहे हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के हक को मार करके आप उनको दे रहे हैं, जो प्रिविलेज क्लास रहे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इतनी ताकत थी कि देश का विभाजन कराया है। और इसके लिए इस समय कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वो संपत्ति की बात है, देखिए जो आप दिखा रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि संपत्ति का, मैं एक बयान पढ़ के अभी सुना सकता हूं डेट वाइज, मैंने सब नोट किया हुआ है, लेकिन आपने काफी कुछ सुनाया है। जो वो बता रहे हैं, जो ये क्रांतिकारी कदम है, उसके पीछे अगर कोई मूल मंशा है उसमें, तो मूल मंशा वही है जो यूपीए सरकार के सच्चर कमीशन ने दिया था, जो मनमोहन सिंह, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, मूल जो मंशा को लेकर के जो है, ठीक है, नहीं, और जो केरल में जाके वो कहे हैं उन्होंने कि केरल में कि हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी माइनॉरिटी शब्द प्रयोग करते हैं, उसके लिए कमिटेड है। जो वो कुछ कह रहे हैं ना, उससे ये सब साबित हो रहा है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये हो रहा है कि एक पूरा बैकग्राउंड है इसका, इस बैकग्राउंड को लेकर, और मुझे लगता है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लगता है कि बीजेपी इस बैकग्राउंड पे खेल रही है, तो उनको आज आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, साफ कहना चाहिए कि भाई हमारी पहले पॉलिसी थी, आज हम इस पॉलिसी से पीछे हट चुके हैं। जो सलमान खुर्शीद ने कहा था, आज राहुल जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, उन्होंने कहा कि आरक्षण पर जो है मोदी की गारंटियां नहीं खत्म होगा, वैसे राहुल गांधी को एक बार आके कहना चाहिए कि भाई मैं कह रहा हूं मुसलमानों को आरक्षण के लिए हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, तो शायद जनता कुछ भरोसा करे। लेकिन जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक बीजेपी इस तरह से प्रहार करेगी, कांग्रेस गिरती जाएगी। इसलिए अलायंस को, गठबंधन को अपनी स्थिति तो स्पष्ट करनी पड़ेगी। आऊंगा इस ब्रेक के बाद डिबेट को बढ़ाएंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे।
ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। चलिए हम आज 2 टूक देख रहे हैं। 2 टूक में हम बस चर्चा कर रहे हैं 24 का रण, आरक्षण और तुष्टीकरण। आरक्षण और तुष्टीकरण को लेकर जो है माहौल गर्मा गया। सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर जो है जोरदार प्रहार किया। कहा कि ये लोग जो है दरअसल ओबीसी पिछड़ों का आरक्षण का हिस्सा मार करके उसमें से हिस्सा कटौती करके मुसलमानों को देना चाहते, ये इनकी मंशा है। और इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस इस पर जो है या पूरे गठबंधन। सर हाँ जी, इस समय कैसे दिया जा रहा है? नहीं वो तो दे रहे हैं, जहां दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अभी भी। पहले सुनिए ना, ये बहुत विस्फोटक आंकड़े मैं दे रहा हूं। जब 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को नरेंद्र मोदी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, तो राज्यों को अधिकार दिया कि आप अपने अनुसार इस सूची को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ममता बनर्जी ने 71 जातियों को उस सूची में शामिल किया, जिसमें से 65 मुसलमान थे। 179 जातियों को इस समय पश्चिम बंगाल में आरक्षण मिलता है, जिसमें से 118 मुस्लिम है। बिल्कुल। तो केवल 61 हिंदू है। जब पिछड़ा बार आयोग ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कहां गए पिछड़े, तो उसमें लिखा गया है, उत्तर है रिटेन, कि इन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, ये मुसलमान हो गए हैं पिछड़ी जातियां। फिर बोला कहां कहां के धर्म बदले हैं, उन्होंने नहीं बताया। राजस्थान और पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पिछड़ों के आरक्षण का 80% से ज्यादा, 80% देश के पिछड़े जाति पिछड़े वर्ग के लोग ध्यान दे,
80% से ज्यादा हिस्सा मुसलमानों के पास जा रहा है। ये पिछले 5 से 6 वर्षों का ये आंकड़ा राजस्थान का। तो ये ठीक है, तो ये जो है सिर्फ देने की बात नहीं, बल्कि अवधेश जी कह रहे हैं कई जगह पे दिया जा रहा है, खुलकर दिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में। जी राकेश जी, सवाल ये कि फिर एक बार मैं आता हूं, जैसा कि आजम जी भी कह रहे थे या पहले भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने तो पहले कहा था ना, तो इस बार तो उन्होंने नहीं कहा, उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस बार को लेकर कांग्रेस भी कह रही है कि हमने मुसलमान शब्द कहीं लिखा नहीं है। तो आप लोग क्या पूरा जो इनका इतिहास है उसके आधार पर जो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो साइकिल चुनाव निशान है और साइकिल का स्टैंड जो है ना वो ढीला होकर के निकल गया है, इसलिए आपको समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड रह ही नहीं गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो खुल करके साफ दिखाई पड़ा है। और निश्चित तौर पर अवधेश जी जब इस बात को कह रहे थे ना, तो इस पृष्ठभूमि के साथ ही देखा जाएगा। जब भी हम आरक्षण पर बात कर रहे होते हैं विशेष तौर पर ना, तो आरक्षण पर बात करते समय इसकी ऐतिहासिकता, क्योंकि आरक्षण की जो बीज है ना वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही निकल करके आते हैं कि क्यों किसी को आरक्षण देने की आवश्यकता पड़ी है। जब किसी के साथ गैर बराबरी हुई है, जब किसी के साथ अस्पृश्यता हुई है, किसी के साथ ऊंच नीच हुई है, तो उसको बैसाखी की, उसको सहारे की, उसको आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन यह बात सही है कि इस देश में मुगलों का लंबे समय तक शासन रहा है, मुगल आक्रांता थे इस देश में, इस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है, और आज उनके वंशज अपने आप को दावा कर रहे हैं। अभी आप आजम खान से पूछिएगा तो ये तुरंत बाबर के अपने आप को वंशज बताएंगे, ये बाबर के नाम पर छाती पीटने लगेंगे, तो बाबर के वंशज भी कहेंगे अपने आप को और फिर आरक्षण का दावा भी करेंगे। तो ये दोनों बातें साथ साथ में नहीं चलने वाली है। इसलिए ये मोहम्मद सज्जाद को भी जवाब को भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो मुसलमानों के लिए आरक्षण पे आंसू बहाए जा रहे हैं बार बार कि मुसलमान लेकिन आप लोग भी तो पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं ना। जी हाँ राकेश जी, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। आपने भी तो 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर कहा था ना, किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। मुद्दे से मत सुनिए, आप पसमानदा पे पूछिए, मुझे दिक्कत नहीं है। सुनिए, आप पसमानदा पे आपने एक मिनट आपने पसमानदा एक मिनट राकेश जी, एक मिनट, नहीं सुनिए, रुकिए, सुनिए नहीं सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, सही जवाब सुनिए। अभी किसानों पर भी चर्चा होगी, सब होगी, एक बहुत लंबा चुनाव है, हर मुद्दे पर होगी, लेकिन अभी आप पसमानदा पे पूछ लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। पसमानदा पे पूछ लीजिए, जो विषय अड़ रहा है विषय से जुड़े सवाल पूछेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पसमानदा पे पूछ लीजिए। अशोक भाई, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, मैं सम्मान भी करता हूं। राकेश त्रिपाठी से जैसे आपने रोजगार का सवाल सुना, फौरन मिर्ची लग गई उनको। वो चाहते, सुनिए तो मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे या जो है धर्म के आधार पर, कहीं नहीं। आजम जी रुकिए आजम जी, मैं आऊंगा आपके पास। जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ही के, अब जो है नीतीश कुमार साहब जो हैं वो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं साहब। जाति जनगणना के मुद्दे के ऊपर जब नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण जो है वो 75% हो जाएगा, तब तो बड़ा विरोध कर रहे थे। उनसे भी तो एक बार माइक लेकर के पूछ लेते कि ये जो आरक्षण था, ये जो बढ़ाया जा रहा था जाति जनगणना के ऊपर लेकर के, विरोध में थे, आज सरकार बना करके उनके साथ जो है आप गठबल्ला कर रहे हैं। ओके राकेश जी, ओके राकेश, पूछ लीजिए ओके राकेश, ओके जी की इस बात से वो सहमत है, ओके राकेश जी, राकेश दूध का दूध, ओके नीतीश कुमार, ओके राकेश जी जवाब दीजिए। सही है जी, जवाब जी, मैं आप ही का सवाल, एक मिनट रुकिए, अरे बाबा एक मिनट रुकिए तो सही। अब आपने, अरे रोक रहे, तहरीर मत कीजिए सर, तहरीर मत कीजिए, अभी रात को जाइएगा, जाके जामिया में तहरीर कीजिएगा, मौका मिलेगा आपको। मैं सैयद जवाद जी का सवाल का जवाब दीजिए, साथ साथ एक बात और जवाद जी ने उठाई थी, आप जब मुसलमानों की बात करते हो तो पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा आप ही ने उठाया ना, तो वहां भी तो पिछड़ापन है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों के संदर्भ में जब बात की है तो हमने साथ साथ में समाधान देने का काम किया है। आज जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियां है ना, इन गरीब कल्याण नीतियों में सर्वाधिक जो लाभार्थी हुए हैं ना, ये बड़ी संख्या में, और आंकड़े जाकर के इसको देख लीजिएगा कि आज जो 4 करोड़ आवास मिले हैं ना, आबादी के अनुपात से ज्यादा 27% आज उनको आवास जो मिले हैं वो मुसलमानों को मिले हैं। तो इनकी गरीबी दूर करने का, और फिर मैं कह रहा हूं मापदंड इसमें मजहब का नहीं रखा है, मापदंड इसमें पात्रता का रखा है। हमने जो पात्रता रखी थी उस पात्रता की सूची में नाम आए और उनकी बेहतरी के लिए सही जवाब, सही जवाब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक बात स्पष्टता से कहूं, 2014 के बाद की राजनीति एक बड़ा परिवर्तन आया है। जाति और मजहब ये समीकरणों पर चुनाव जीतना ये बीते दिनों की बात हुई,
लेकिन अभी भी राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस तरह से राहुल गांधी बार बार जाति जाति का झुंझुना बजाते रहे और क्या परिणाम हुआ है। एक मिनट प्लीज रुकिए, सही जवाब प्लीज रुकिए, सही जवाब प्लीज रुकिए, एक एक करके सही जवाब एक एक करके बोलेंगे प्लीज। केवल पिछड़े वर्ग के और पूरी पॉलिसी 90 वही सेक्रेटरी बनाते हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ है? ये जाति मजहब का समीकरण गाना बंद कीजिए। इन समीकरणों से देश आगे नहीं जाएगा, देश पिछड़ेगा, देश चलेगा विकास के मुद्दों से। और विकास के मुद्दों पर छोड़ने का काम। ओके मैं सिर्फ एक बात कह के एक ब्रेक लेके फिर मैं आता हूं आजम जी आपके पास और अवधेश जी आपके पास भी हूं। सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, आरक्षण की बात है, लेकिन ये बात जो है, इस बात की पुष्टि जो है आंकड़े करते हैं। मेरे पास इस वक्त वो पूरे आंकड़े नहीं है, लेकिन जो राकेश जी कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को जो आवास में, इसके अलावा उज्ज्वला में और बाकी जो तमाम योजनाएं जो हैं मोदी सरकार की हैं, उसमें 30% जो है वो हिस्सा जो है मुस्लिम्स को मिला है, 30%। तो उस हिसाब से जो है योजनाओं में कहीं कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई भेदभाव हो। आरक्षण के ऊपर डिबेट जरूर है, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं कि भाई आरक्षण पर विरोध के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं आजम जी आऊँगा आपके पास, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे एक और छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आजम जी आपके पास आऊँगा, अवधेश जी आपके पास आऊँगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि इस पर जो सिचुएशन स्पष्ट होनी चाहिए। अगर पॉलिसी से पीछे हटी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट करे कि अब उनकी नीति नहीं है मुसलमानों को आरक्षण देने की और ओबीसी कोटा में से कटौती करने की। एक बार स्पष्ट कर दें, ये डिबेट शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर रहे, डिबेट आगे बढ़ रही है, माहौल गर्मा रहा है। आऊंगा इस ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो 24 का रण और आरक्षण, तुष्टीकरण, इन सब पर बात कर रहे हैं जी मोहम्मद आजम जी। तो फिर ये माना जाए कि अब जो है समाजवादी पार्टी अपने पुराने वादों से पीछे हट गई है, या फिर अब
उसके लिए वो एजेंडा नहीं है मुस्लिम आरक्षण? देखिए अशोक जी, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, 2024 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में या इंडिया अलायंस ने कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जो भाजपा इस टाइम प्रोपेगेंडा कर रही है। पुराना क्या था क्या नहीं था ये आपने सब बताया, वो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज के डेट इंडिया अलायंस के एजेंडे में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। नंबर एक बात, जैसा अवधेश जी कह रहे थे बंगाल में 80%, अगर बंगाल में ओबीसी का 80% कोटा मुस्लिमों के पास जा रहा होता तो भाजपा आज अपने सर पे बवाल काट रही होती। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रिस्पॉन्ड कीजिएगा, एक मिनट। मोहम्मद आजम जी, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। एक छोटा सा मेरा काउंटर क्वेश्चन है, तो मतलब क्या जो आपने कहा कि अभी आपके एजेंडे में नहीं है, तो क्या माना जाए कि क्या मुस्लिम जो हैं, जो पहले आपको लगता था कि वो पिछड़े हैं, क्या उनका उत्थान हो गया, या आपको लगता है तब आप गलत थे, अभी आपने जो है स्ट्रैटेजी के तहत इस मुद्दे को पीछे डाल दिया है? क्या वजह हो सकती है? नहीं, अभी आपने खुद बताया है कि भारत सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% है, तो क्या इससे ज्यादा हिस्सेदारी दी जा सकती है? तो मतलब आप खुश हैं मोदी जी के इस फैसले से कि वो 30% मुसलमानों को आप मोदी जी के आप ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को जो है कल्याणकारी योजनाओं में उचित हिस्सेदारी दे रही है? ये आपका, मुझे नहीं लगता है कि आप जो ये आंकड़ा दे रहे हैं ये सही है, लेकिन मैं चूंकि क्रॉस चेक सर ये आंकड़ा सही है, मैं इसलिए पूछा हूं। अभी आपने कहा कि अभी आपने कहा कि उनको हिस्सेदारी मिल रही है, तो फिर ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है अगर आप मान रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कर रही है, इसलिए आपने आरक्षण की जरूरत नहीं समझी। ये मुझे लगता है आज मेरे डिबेट की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और मुझे लगता है आज ये ब्रेकिंग न्यूज है कि समाजवादी पार्टी ने माना कि मोदी सरकार मुसलमानों को कल्याणकारी योजनाओं में अच्छा उनका हक दे रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे से पीछे हट गई है। अवधेश जी सर दे रही है सर, तो फिर अगर नहीं दे रही तो आप आरक्षण की बात करिए। अब आप फिर डबल ढोलकी हो गए सर, अब आप फिर डबल ढोलकी हो गए। आप कह रहे हो, आपने कहा 30% मिल रहा, तो सर आप नहीं मान रहे तो फिर आरक्षण की बात करिए ना। अवधेश जी मेरा समय नहीं है जी, बोलिए। हाँ बोलिए। 2014 तक गवर्नमेंट की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत 4.5 था। 2023 के अंत तक 10.5% हुआ है, लास्ट 9 दुगुना से ज्यादा हुआ है। ऐसे 20 आंकड़े मैं यहां रख सकता हूं, और इससे देखिए देश का विकास तभी होगा। अरे सुनिए, देश का विकास तभी, सर आप मुझे जानते नहीं होंगे, मैं बिना फैक्ट के कुछ बोलता नहीं हूं। देश का विकास तभी होगा जब यहां का एक एक व्यक्ति विकसित और समृद्ध हो, उसमें मुसलमान भी है, उनको होना ही चाहिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इस देश को जो सरकारों की नीति आ रही, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, केवल आरक्षण छोड़ दीजिए। शेर शाह सूरी 4.5 साल शासन में रहा, 1540 से 45। ध्यान दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। उसको बताया गया है, इतिहास में लिखा गया है कि कंधार से लेकर के और बांग्लादेश तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया, आपने पढ़ा होगा। दोनों तरफ सराय बनवा दिए, पेड़ लगा दिए, कुएं खुदवा दिए, और वो लड़ाई लड़ता रहा। तो ये जो है कि अगर आप मुगल गार्डन जैसा नाम राष्ट्रपति भवन में, वो क्या मतलब था मुगल गार्डन बनाने का? चलिए सर, सुनिए, आपको शेरशाह रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, शाहजहां रोड, सुनिए, मेरे पास समय खत्म हो गया। मुझे ये डिबेट यही खत्म करनी है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मुद्दे पर फिलहाल जो है इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को, सबको अपनी सिचुएशन स्पष्ट करनी है, क्योंकि अगर स्पष्ट नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी ने 18% आरक्षण का वादा किया था 2012 के विधानसभा चुनाव में। इतना ही 2 में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।